कभी सोचा है कि जब कोई हथौड़ा फेंका जाता है तो वो हवा में इतना अजीब सा घूमता है, फिर भी उसका रास्ता एकदम प्रिडिक्टेबल, एकदम स्मूथ कैसे होता है? आज हम यही समझने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास की दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स मोशन में भी सिंप्लिसिटी ढूंढ निकालता है। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखेगा? पहले हम उस प्रिडिक्टेबल पॉइंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अरे, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब फिजिक्स के नियमों से जुड़ा कैसे है। अच्छा, सोचिए एक कलाबाज के बारे में जो हवा में कलाबाजी कर रहा है। उसका शरीर घूम रहा है, मुड़ रहा है। उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है ना? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी में सिंप्लिसिटी कैसे खोजें? जरा इस बैट को देखिए, ये स्पिन कर रहा है, वॉबल कर रहा है, लेकिन उस लाल डॉटेड लाइन पर गौर कीजिए, वो एक परफेक्ट कर्व है, एक पैराबोला। ऐसा लग रहा है मानो ग्रेविटी सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम कर रही हो, पूरे बैट पर नहीं। तो एक तरफ है एक सीधी सादी गिरती हुई गेंद, और दूसरी तरफ ये घूमता हुआ बल्ला जिसका मोशन बड़ा क्योटिक लगता है। पर मजे की बात यह है कि इस बल्ले पर एक खास, कह सकते हैं मैजिकल पॉइंट है, जो बिल्कुल उस गेंद की तरह ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल रास्ते पर चलता है। और इसी स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ये वो बैलेंस पॉइंट है जहां हम ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का सारा मास, सारा वजन एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है। और यही वो चाबी है जो कॉम्प्लेक्स मोशन को समझने का दरवाजा खोलती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ऐसा एक स्पेशल पॉइंट होता है, पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई इसे ढूंढें कैसे? तो चलिए देखते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए इस मैजिकल पॉइंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल केस से, दो पार्टिकल से। यहाँ प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली उनकी पोजीशंस का एक वेटेड एवरेज होता है, मतलब ये हमेशा हैवी पार्टिकल के ज्यादा करीब होगा। बिल्कुल एक सीसॉ की तरह सोचिए, बैलेंस पॉइंट हमेशा भारी इंसान की तरफ ही तो होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, की टेक अवे, कि बैलेंस पॉइंट हमेशा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां ज़्यादा मास हो। ये एक बहुत ही इंट्यूटिव आइडिया है जो कैलकुलेशन के पीछे की फिजिक्स को दिखाता है। अब इसे कई सारे पार्टिकल्स के लिए समझने के लिए हमें पहले मास मोमेंट को समझना होगा। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। ये बस किसी पार्टिकल के मास को उसकी दूरी से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। सीधी सी बात है, एक भारी पार्टिकल जो ज्यादा दूर है उसका मास मोमेंट भी ज्यादा होगा। और अब देखिए इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि हम इसे कई पार्टिकल्स के लिए कैसे यूज करते हैं। हम बस सारे इंडिविजुअल मास मोमेंट्स को ऐड कर देते हैं और फिर टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। बस इससे हमें पूरे सिस्टम का ओवरऑल बैलेंस पॉइंट मिल जाता है। और ये सिर्फ 1D या 2D तक ही सीमित नहीं है। हम इसी लॉजिक को x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें 3D स्पेस में सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, सिस्टम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो। अब ये सारी कैलकुलेशंस थोड़ी थकाऊ हो सकती है ना? खुशखबरी ये है कि कई केसेस में एक बहुत बहुत आसान तरीका भी है। चलिए एक पावरफुल विजुअल शॉर्टकट देखते हैं। और इसका राज छुपा है ऑब्जेक्ट के शेप में, उसकी सिमेट्री में। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बिना कोई मैथ लगाए उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री को। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसके आर पार अगर ऑब्जेक्ट को फोल्ड किया जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे को परफेक्टली कवर कर लेंगे, जैसे किसी तितली के पंख। और यहीं पर आता है एक बहुत ही शानदार नियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। इससे हमारी सर्च एकदम से नैरो डाउन हो जाती है। और तब क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जैसे कि एक स्क्वायर में या सर्कल में? जहां ये लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमें सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। ऑलराइट, तो अब हम सेंटर ऑफ मास को ढूंढना सीख गए हैं। तो चलिए अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस चलते हैं। आखिर इसकी मोशन इतनी सिंपल और प्रिडिक्टेबल क्यों होती है जबकि पूरा ऑब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से घूम रहा होता है? ये एक लाइन
ये सबसे पावरफुल टेकअवे है। जब हम सेंटर ऑफ मास की मोशन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो हम पूरे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो घूमता हुआ बैट हो, ये पूरा का पूरा प्लैनेट, उसे बस एक सिंगल पार्टिकल मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मोशन के वो सारे जाने पहचाने इक्वेशंस जो हमने फिजिक्स में सीखे हैं, जैसे F=ma, वो सब के सब डायरेक्टली एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर भी लागू होते हैं। ये कमाल का सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम करता क्यों है? इसके पीछे वो कौन सा गहरा फिजिकल रीजन है जो हमें इतना बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने देता है? ऐसा क्या है कि वो सारे इंटरनल ट्विस्ट एंड टर्न्स मैटर ही नहीं करते? इसका जवाब छुपा है दो तरह के फोर्सेस के बीच के फर्क को समझने में। एक वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस, और दूसरे वो जो बाहर से ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्सेस उसे एक साथ जोड़े रखते हैं, यानी इंटरनल फोर्सेस, वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर्स में होते हैं। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हर खिंचाव के लिए एक बराबर का खिंचाव उल्टी दिशा में होता है, और ये एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देते हैं। और क्योंकि इन सारे इंटरनल पुशेस एंड पुल्स का टोटल सम हमेशा 0 होता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की मोशन को बदलने वाली इकलौती चीज होती है नेट एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ग्रेविटी या हवा का फ्रिक्शन। और ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग, एक मज़ेदार थॉट के साथ छोड़ जाता है कि सेंटर ऑफ मास का ऑब्जेक्ट के फिजिकल मटेरियल के अंदर होना ज़रूरी भी नहीं है। एक डोनट के बारे में सोचिए, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ठीक बीच में, उस खाली जगह में। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट है, पर यही वो पॉइंट है जो मोशन को गवर्न करता है।